11वें में हमसे पूछा है, 6वां क्वेश्चन है, यदि एचसीएफ 120 और 120 और 225 का कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि 120 और 225 का एलसीएम ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो हमको क्या क्या दे रखा है लिख लेते हैं पहले हल। पहली संख्या कितनी दी है, 120। दूसरी संख्या कितनी दी है, दूसरी संख्या दी है 225, ठीक है। इसके बाद हमको इसका एचसीएफ भी दे रखा है, एचसीएफ कितना दिया, 15, तो इसको लिख लेंगे 15 को। इसके बाद हमसे एलसीएम पूछा है, क्या पूछा, एलसीएम, ठीक है। तो हम लगा देंगे वही फॉर्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। इसमें पहली संख्या कौन सी है, 120 को रख देंगे हम, 120 गुणे दूसरी संख्या 225 बराबर एचसीएफ कितना दे रखा है, 15, तो 15 रख देंगे हम, गुणे एलसीएम हमको चाहिए तो एलसीएम की जगह हम एलसीएम ही लिख देंगे। इसके बाद हम इधर 15 से काटेंगे इसको, कितनी बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा, ठीक है। 15 से 225 काटेंगे तो 15 बार में कटेगा। तो इधर हम लिख सकते हैं कितना, 120 गुणे 15 बराबर एलसीएम। इधर हम इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 3 18, ठीक है, बराबर एलसीएम। तो हम एलसीएम बराबर कितना लिख सकते हैं, 1800, ठीक है। यही हमसे पूछा था, क्या, एलसीएम। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना, 1800, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। इसमें x और y के मान ज्ञात करना है हमको। x और y के मान ज्ञात करेंगे तो हमको क्या दे रखा है, यानी कि जो y में से ऐसे फैक्टर करके दिए हुए हैं ना, यानी कि y को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे x, और x को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7, ठीक है। तो पहले हम x को लिखेंगे, हल x को लिखेंगे, यानी कि x को क्या लिख सकते हैं हम, x बराबर 3 गुणे 7 दे रखा है, यानी कि x बराबर 7 3 21, यानी कि इधर से हम x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, y का मान चाहिए। तो और y को क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुणे x, 4 गुणे x, 4 गुणे x लिख सकते हैं। तो y बराबर 4 गुणे x का मान रख देंगे कितना, 21 रखेंगे। सो y बराबर कितना आएगा, 21 चौका 84, यानी कि y का मान कितना आ गया, 84 आ गया, ठीक है। ये हमारे x और y के मान ज्ञात हो गए, हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला 8वां क्या कर रहा है, 118 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं इधर सबसे पहले लिखेंगे, हल लेके इधर पहली संख्या कितनी दे रखी है हमको, 18 दे रखी है। दूसरी संख्या कितनी दे रखी है, 117 दे रखी है, ठीक है। फिर इसके बाद हमको यानी कि एचसीएफ दे रखा है इन दोनों का, कितना, 18 माइनस 117 के रूप में दे रखा है, ठीक है। तो हमको इनका दोनों का सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि इनका एचसीएफ दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर, यानी कि 18 और 117। अब 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 117 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणे 13, क्योंकि 13 में 117 होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमको एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ बराबर क्या होता है, यानी कि क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है हम उनको लेंगे, केवल दोनों में क्या, 3 कॉमन मिल रहा है और फिर से 3 कॉमन, तो 3 का 9, यानी कि एचसीएफ है जो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। इधर से एचसीएफ कितना आ गया, 9। अब हमको यही एचसीएफ के बदले में क्या दे रखा था, एचसीएफ बराबर कितना दे रखा हमको, 18m माइनस 117। तो एचसीएफ कितना आ गया, 9, हम एचसीएफ की जगह एचसीएफ रख देंगे, कितना, 9 बराबर 18m माइनस 117। तो 117 इस साइड आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो यानी कि 9 प्लस 117 बराबर 18m, ठीक है। तो 117 में 9 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 126 बराबर 18m। तो इधर 18 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 18 सत्ते 126, यानी कि 7 बार में, यानी कि इधर से हम काटेंगे अगर इसको तो कितनी बार में कटेगा, 7 बार में, 7 बराबर m, यानी कि m बराबर 7। यही तो हमसे पूछा था, क्या, m का मान क्या होगा, तो m का मान कितना निकला, 7। इसके बाद हमसे क्या पूछा, इनका एलसीएम भी पूछा। तो
तो एलसीएम निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि दोनों संख्या ज्ञात हैं और एचसीएफ भी ज्ञात है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या कौन सी है 18 गुणे दूसरी संख्या 117 बराबर एलसीएम हमको चाहिए, एचसीएफ हमको दे रखा है कितना, एचसीएफ 9, तो 9 रख देंगे हम इधर। अब जो 9 इधर आके क्या किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, यानी कि 18 गुणे 117 और 117 बटे 9 बराबर एलसीएम। ठीक है, तो इधर 9 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, इधर 2 बार में कटेगा। तो 117 गुणे 2 यानी कि 2 × 117 बराबर एलसीएम। हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और कैरी 1 तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3 2 एकम 2 यानी कि 234 बराबर एलसीएम। तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, 234। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक हमको क्या पूछा था एम का मान, तो एम का मान ये रहा, और एलसीएम पूछा था तो एलसीएम ये रहा, हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि इसका कहने का मतलब है, अगर कोई संख्या है, क्या है संख्या, तो वो 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। 0 पर समाप्त कब होगी, आपको पता है कि जिसके गुणनखंड में क्या होंगे 2 और 5, क्योंकि 2 और 5 से ही तो क्या बनता है, 0 बनता है। अगर इसका गुणनखंड करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो उसमें एक कम से कम एक फैक्टर कितना आना चाहिए, 2 और 5 तो उसके गुणनखंड में होना ही चाहिए, तभी हम यानी कि उसके लास्ट में क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, और हमको पता है क्या, चलो इधर हल करते हैं। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 आना चाहिए। हम इधर लिख देंगे, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार, कम से कम एक बार 2 × 5, कम से कम एक बार 2 × 5 आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके फैक्टर में क्या आना चाहिए, 2 × 5 आना ही चाहिए। ठीक, और यहाँ अगर हम 6 के फैक्टर करेंगे, क्या 6 के, तो 6 को कितना लिख सकते हैं हम, 2 × 3। और इधर आपको दिख रहा होगा कि इधर 6 के फैक्टर में कहीं भी, 6 के अभाज्य गुणनखंड में कहीं भी 2 और 5 नहीं आ रहा। ठीक है, 2 और 5 नहीं आ रहा, तो अगर इसके फैक्टर में 2 और 5 नहीं आ रहा, अगर हम इसकी पावर यानी कि कितनी ही बार इसको गुणा कर दिया 2 और 3 का, तो 2 और 5 नहीं आएगा। तो अतः यहाँ 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 नहीं आया। ठीक है, नहीं आ रहा, तो यह संख्या में लास्ट में 0 नहीं आएगा, यानी कि वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, यहाँ 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 × 5 नहीं आया, 2 × 5 नहीं आया। अतः यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः यह संख्या कभी भी 0 पर, अतः यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या n के लिए, किसी भी संख्या n के लिए, यानी कि हम n की वैल्यू कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लें तो भी इसमें 0 नहीं आने वाला। ठीक है, और इसी को हमारा क्या माना जाएगा, आंसर माना जाएगा। ठीक है, ऐसा करता हूँ, आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है
व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। यानी कि हमको इसकी व्याख्या करना है कि ये दोनों संख्या हमने पहले बता दिया भाज्य है, लेकिन भाज्य क्यों है। ठीक है, इसके लिए आपको पहले भाज्य और अभाज्य समझना पड़ेगा। जिस संख्या के जिसके केवल जिसकी केवल दो फैक्टर हों वह संख्या अभाज्य मानी जाती है। कौन सी? अभाज्य होती है। ठीक है, यानी कि जिसके केवल दो फैक्टर, यानी कि जो संख्या केवल दो ही संख्याओं से कटे, यानी कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे वो संख्या अभाज्य होती है। ठीक है, जिसके दो फैक्टर हैं तो वो दो से विभाज्य होगी केवल, यानी कि एक से और स्वयं से। ठीक है, और जिसके जो संख्या होती है उसके अगर कोई संख्या है उसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो तो वो भाज्य मानी जाती है। यानी कि जिसके 3 से अधिक फैक्टर हो उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। ठीक है, यानी कि जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो उनको हम भाज्य बोलते हैं, यानी कि गुणनखंड हो जिसके। यानी कि जो संख्या अपनी भाषा में कहें तो यानी कि कोई संख्या जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कट जाए वो भाज्य होती, जो केवल दो संख्याओं से कटे यानी कि एक और संख्या के अलावा किसी से न कटे वो अभाज्य होती है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, प्रूव भी करेंगे कि ये भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। क्या दे रखा है हमको? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अगर हम यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, इधर हम गुणा करेंगे इसका 11 7 77 कितना हो जाएगा? 77 प्लस 1, तो 13 गुणे 77 और 1 78 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13 गुणे 78। और भी अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो 13 गुणे 39 गुणे 2 और गुणे 1 भी लिख सकते हैं। यानी कि किसके कितने फैक्टर मिल गए? देखो 1 2 3 4, यानी कि 4 संख्याओं से जो कटेगा और इसके और भी फैक्टर हम कर सकते हैं, इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसके 3 से अधिक फैक्टर हैं, इसके 3 से अधिक फैक्टर हैं, इसके 3 से अधिक फैक्टर हैं। अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसके 3 या 3 से अधिक संख्या यानी कि फैक्टर हैं। इसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर हैं तो यह संख्या बिल्कुल कटेगी तो क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगी। इसको भी देख लेते हैं। यानी कि क्या दे रखा है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है, इधर में इसमें 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 बचेगा। ठीक है, इधर हम इसका गुणा करेंगे तो इधर से 1008 आएगा। कितना आएगा? इन सबका इधर तक गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1008 प्लस 1। ठीक है, इधर से इसको एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1009। और 1009 को हम ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणे 1009। ठीक है, और इसके गुणा में कुछ नहीं है तो हम एक और लिख सकते हैं। यानी कि जो संख्या है कितने फैक्टर में टूट गई? 1 2 3, यानी कि कितने गुणनखंड आ गए इसके? 3। तो यह 3 संख्याओं से कट रही है, यानी कि हम लिख सकते हैं इसके 3 फैक्टर हैं। इसके 3 फैक्टर हैं। इसके 3 फैक्टर हैं। अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है। इस प्रकार से हमने दोनों संख्याओं को प्रूव कर दिया कि यह भाज्य संख्या हैं। ठीक है, व्याख्या हो गई, यही हमारा आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला दे रखा है, किसी खेल के मैदान में के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी कि इसके कहने का मतलब है, कोई वृत्ताकार पथ है, अगर दोनों यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं एक ही ओर, तो यहाँ से चलते चक्कर लगाते यानी कि कब कितने समय बाद वे दोनों यही स्थान पर जहाँ से चले थे इसी स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? एलसीएम, यानी कि कौन कितना समय ले रहा है एक चक्कर लगाने में। सबसे पहले इसको लिख लेंगे। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 18 मिनट लिख लेंगे।
सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 18 मिनट। कितना लगा? 18 मिनट। ठीक है। और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगा इसको? 12 मिनट। कितना लगा? 12 मिनट। और क्या बोले, दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में, यानी कि रवि और सोनिया जो हैं एक ही दिशा में चलना आरंभ करते हैं, यानी कि दौड़ना। ठीक है। सोनिया और रवि दोनों एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। सोनिया और रवि दोनों एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। इसलिए दोनों का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। इसलिए दोनों का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इनके दोनों के फैक्टर करेंगे पहले, यानी कि 18 के फैक्टर अलग और 12 के अलग। यानी कि जो 18 है इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 2। और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2। ठीक है। अब देखो इनमें हम कॉमन क्या है, सबसे पहले जो कॉमन है उसको लेते हैं हम। ठीक है। इसमें कॉमन 3 मिल रहा, 2, तो लासा में क्या करना पड़ता है एलसीएम में, यानी कि जो कॉमन मिल रहा है, यानी कि 3 मिल रहा है और इसके बाद 2, इनको लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लेंगे, यानी कि 3 नीचे क्या बचा? 2, 3 दूनी 6, 6 8 दूनी 36, यानी कि जो एलसीएम निकला वो कितना आएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। ठीक है। कितना आ गया? 36। इसके बाद तो हम लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। जो एलसीएम होता है वही क्या हो जाता? आंसर हो जाता। अतः 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है। यही हमारा क्या माना जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ मैं आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो यह वीडियो का सेकंड पार्ट था। अगर इससे का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।